नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम दिखाएंगे आपको कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे कि चुनाव से पहले बिहार में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कई दशकों के बाद, या यूं कहिए कि आजादी मिलने के बाद पहली बार बिहार में यह CWC की बैठक हो रही है। तो क्यों हो रही है, इसके पीछे मकसद क्या है, महागठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा, बिहार की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि बेंगलुरु शहर, उसकी रौनक को किसने छीन लिया। लेकिन इस समय सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कैबिनेट की प्रेस वार्ता में। पावर पॉइंट पे नहीं है, जोहो पे बना है। जैसा 2 दिन पहले से काम चालू किया था इसमें। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन फैसलों पे आता हूं मैं। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग, बहुत बड़ा रिफॉर्म है शिप बिल्डिंग में, मेजर रिफॉर्म है, डिटेल में आपको बताऊंगा। हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम, और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले हमारे रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी, और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी, और सब्सटेंशियली बढ़ने से कई नई गाड़ियां चला पाएंगे, और इसमें बिहार में काफ़ी एक बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा, और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। 104 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। 2192 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, और जैसा आपको बताया 4 मेजर डेस्टिनेशंस कल्चरल हेरिटेज के, राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोध गया, इनको कनेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा कार्गो करीब 26 मिलियन टन्स पर एनम इससे कैरी करेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस मूवमेंट बढ़ेगा, कल्चरल मूवमेंट इसमें बढ़ेगा, और डे टू डे यूज़ के लिए जो रेलवे की डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है वो भी इससे, इस प्रोजेक्ट से बढ़ेगी। दूसरा है नॉर्थ बिहार का। नॉर्थ बिहार में साहिबगंज बेतिया सेक्शन हाईवे का, ये 79 किलोमीटर्स का है। 3,822 करोड़ रुपीस के बनने से 4 लेनिंग इसका किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप नक्शे पे अगर देखो तो नॉर्थ बिहार में बेतिया, मोतिहारी, साहिबगंज वाला ये जो पूरा सेक्शन है, इसको कंप्लीट कनेक्टिविटी फिर पटना तक 4 लेनिंग हो जाएगी। ऑलरेडी जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है, या पटना की तरफ से अगर चलें तो जो ये वाला सेक्शन है पटना से कारपुर, ये कंप्लीट हो चुका है। जो ब्लू में है कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, जो येलो में है वो अवार्ड हो गया है, और जो रेड में है वो अरेराज से बेतिया, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इससे नॉर्थ बिहार की पटना के साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पड़ेगा 3,822 करोड़, और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में बनेगा। और बहुत बड़ा जो हमारा मेजर बुद्धिस्ट सर्किट है नॉर्थ बिहार में, वैशाली, केसरिया जी, इन सब को जोड़ेगा ये। प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एनिमल अपना ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या नाम है उसका? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी इस प्रोजेक्ट से।
इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, ट्रेड बढ़ेगा, लोगों का आना जाना आसान होगा। जो ओवरऑल बेतिया से साहिबगंज के बीच में आज जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा अनुमान है इस प्रोजेक्ट के करने से। तीसरा फैसला आज लिया गया, रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस और रशिया और यूरोप से बढ़ के नंबर 2 पे भारत की रेलवे ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है by doing all these reforms and improving the capacity of railways. ये मैं आता हूँ साथियों, ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर किसी भी देश के लिए और विशेषकर भारत के लिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर इस तरह से भी है कि हमारी एक लंबी हेरिटेज थी। टिल 18th सेंचुरी भारत के शिप दुनिया में सबसे एडवांस्ड शिप्स माने जाते थे और दुनिया भर से लोग भारत में शिप खरीदने आते थे। भारत के डिज़ाइन को यूरोप लेके गए थे। एक ओवरऑल जो हमारी मैरीटाइम हेरिटेज है, उस हेरिटेज को रिवाइव करना ज़रूरी है, देश की इकोनॉमी के लिए भी और देश की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे भारत के पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे सदियों से कई दूर दराज के क्षेत्रों से ट्रेड होता आया है भारत के पोर्ट से और कई कई सदियों तक चलता रहा। 18th सेंचुरी के बाद में भारत की सिचुएशन बदली, कुछ खराब हुई कुछ कारणों से, हम सब जानते हैं वो कारण। लेकिन अब 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है, टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, 69,725 करोड़ रुपीस। और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा, इट्स अ 10-year प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के एस्टिमेट है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शिप बिल्डिंग का 6.4 है। यानी अगर एक व्यक्ति शिप बिल्डिंग में काम करता है तो 5 more persons get employment because of that one person who is working in the shipbuilding industry. That is the employment multiplier factor. Investment multiplier is almost 2, which means if we invest 1 crore rupees in shipbuilding, then the economy gets about 2 crore rupees benefit. इसीलिए बजट में अनाउंस हुआ था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो आज ये बड़े रिफॉर्म्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। ओवरऑल स्ट्रेटजी बेसिकली 4 पिलर्स पे है। 4 पिलर्स में पिलर नंबर 1 है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज
24,736 crore rupees outlay. Pillar 2, Maritime Development Fund, is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding Development Scheme, the Pillar 3, is about 20,000 crore rupees, to be precise, 19,989 crore rupees. And Pillar 4 is Legal Policy and Process Reforms. I'll go through each of the pillars one by one. सभी pillars का एक एक करके डिटेल में वर्णन करूंगा. पहला पिलर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम. इसका कंपोनेंट 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस. हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग बहुत डीप कैपिटल चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है. दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिनिश हो गई, और जिन देशों ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया वही देश इस इंडस्ट्री को सरवाइव करा पाए. ओनली दोज कंट्रीज कुड सेव द इंडस्ट्री वेयर द गवर्नमेंट गेव सब्सटैंशियल सपोर्ट टू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. तो इस वाले स्कीम में कॉस्ट डिफरेंशियल को ओवरकम करने के लिए 100 करोड़ से नीचे वाले वेसल्स शिप्स का टेक्निकल नेम है, वेसल्स को 15% सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, और 100 करोड़ से ऊपर वाले वेसल्स को 20%. जैसे मान लो कोई शिप है 150 करोड़ की, अगर वो बनती है तो उसको 20% फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलेगी. बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले समय में ग्रीन वेसल्स का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगा मार्केट में और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में. इसीलिए जो ग्रीन वेसल्स है, हाइब्रिड वेसल्स हैं और फुल्ली ग्रीन है, उन सब के लिए 25% का फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा. और ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, डिटेल स्टडी किया गया है कई देशों का, जिन देशों में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से बढ़ती गई, उन देशों का स्टडी करके ये सारे स्कीम को बनाया गया है. हर जगह डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और एक थ्रेशोल्ड भी रखा जाएगा. 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए. 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए. ये इस स्कीम में रहेगा. 20,000 करोड़ 20,554 करोड़ का एलोकेशन रहेगा अप टू मार्च 2036. कंपोनेंट 2 इसी स्कीम का शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट. अगर आप किसी शिप को अगर देखें, शिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेसल है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिटी. अ शिप इज प्रैक्टिकली लाइक अ सिटी. एक जो पैनामेक्स वेसल्स होते हैं 1 लाख टन वाले, उस वेसल में, उस शिप में करीब करीब 1,500 किलोमीटर की तो पाइपलाइन होती है. 1,500 किलोमीटर की, 1,500 किलोमीटर के आसपास की तो अंदर पाइपलाइंस होती हैं जो पानी बैलास्टिंग और डी बैलास्टिंग करते हैं शिप की. तो उसमें जैसे किसी शहर को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है, उतना पानी शिप के अंदर पंप करते हैं या शिप से पंप आउट करते हैं. अंदर जो इंजन्स चलते हैं, वो इंजन प्रैक्टिकली एक छोटे शहर की जितनी पावर रिक्वायरमेंट है, उतनी पावर रिक्वायरमेंट वो जनरेट करते हैं. जितना उसके अंदर ऑयल स्टोरेज रहता है, वो ऑयल स्टोरेज एक छोटे शहर का 20-25 हज़ार पॉपुलेशन के शहर का जितना ऑयल रिक्वायरमेंट होता है, उतना डीजल पेट्रोल वहाँ पे. तो मतलब शिप इतना बड़ा वेसल है कि उसको जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो उस लाइफ कंप्लीट होने के बाद में भी उसकी बहुत वैल्यू रहती है. तो देयर इज अ फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री कॉल्ड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री. और भारत में अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज अ वेरी फेमस यार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. ये गुजरात में भावनगर के पास में है. तो शिप ब्रेकिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री. 1, because it is a major employment generator. 2, it has a lot of economic benefits. इसीलिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का कंपोनेंट नंबर 2 रखा गया है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट ऑफ द 40% ऑफ द शिप्स स्क्रैप वैल्यू. अगर भारत में शिप को ब्रेक करते हैं, तो मान लो उस शिप की स्क्रैप वैल्यू थी 200 करोड़, तो
उसका 40% क्रेडिट नोट दिया जाएगा, जिससे कि नई शिप जब भारत में अगर बिल्डअप करो तो आपको वो 40% का क्रेडिट उसमें मिल जाएगा। इट्स अ वेरी इनोवेटिवली डिजाइंड स्कीम। इसमें दो बेनिफिट एक साथ होते हैं, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है और शिप बिल्डिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4,000 करोड़ रुपए का रखा गया है एलोकेशन, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और कैबिनेट में भी नोटिस किया गया कि बहुत इनोवेटिव तरीके से इस स्कीम को बनाया गया। थर्ड है कंपोनेंट नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन। शिप का जो डिजाइन होता है, दैट डिजाइन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ब्लूप्रिंट उसका जब बनता है शिप का, और जब कील ले करते हैं, जब शिप बिल्डिंग चालू करते हैं, तब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो इसके लिए जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज चाहिए वो डेवलप करनी होगी। उसके लिए नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन बनाया जाएगा, जिसमें हर तरीके से ओवरऑल क्या क्या करना है देश में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, पूरे इस प्रोग्राम को कैसे स्टीयर करना है, किस तरह से कोलैबोरेशंस करने हैं, कैसे डिमांड एग्रीगेशन करना है, इन सब चीज़ों का नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन इसको मैनेज करेगा। पिलर 2 मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये कंप्लीट एक फंड बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल वॉल्यूम है उसका 95% शिप से जाता है, 5% वॉल्यूम बाकी रूट से जाता है, रोड या एयर से बाकी 5% जाता है। और अगर वैल्यू में देखें तो 65% ऑफ द ट्रेड इज डन बाय मैरीटाइम सेक्टर, बाय शिपिंग सेक्टर। और जो बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री होने के नाते अफोर्डेबल फाइनेंस नहीं मिल पाता है, तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, परसीव्ड रिस्क है, कोलैटरल एसेट्स होती नहीं है। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है, कोई शिप बिल्डिंग करना भी चाहे, इस इंडस्ट्री को डेवलप करना भी चाहे तो कैसे करे। इसके लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। इसका कॉर्पस 20,000 करोड़ रहेगा। इसका कंपोनेंट 1 है मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें इक्विटी फाइनेंसिंग पे जोर दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ दिस। इसका स्ट्रक्चर आगे दिखाता हूँ। इंडियन शिप्स बनाना, शिपयार्ड डेवलप करना, शिप रिपेयर फैसिलिटीज करना, पोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और इनलैंड और कोस्टल मूवमेंट का मॉडल शेयर बढ़ाना, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फंड का ऐसा रहेगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से फंड डालेंगे, बाकी फंड मैनेजर्स रहेंगे, और मार्केट से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा इन सब सेक्टर्स में, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 7 और बाकी इसके साथ रिलेटेड है 1 और 2, इन सब सेक्टर्स में इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे ये वाला MIF मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड। बहुत बहुत देश के लिए मेरे ख्याल से ये शिपिंग और पोर्ट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स दैट हैज हैपेंड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। और जो 18th सेंचुरी में जो हमने डिक्लाइन 18th के बाद में देखा, वो डिक्लाइन अब आप देखोगे वो वापस रिवाइव होने लगेगा। देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इसी पिलर का कंपोनेंट नंबर 2 है इंटरेस्ट को इंसेंटिवाइज करना। मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं उनको उनका इंटरेस्ट का एक सबवेंशन इसमें रहेगा अप टू 3%, और इसका भी एक बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनेगा नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन के तहत। ओवरऑल इस मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड से वी एक्सपेक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट आएगा शिपिंग सेक्टर में, पोर्ट्स में, शिप बिल्डिंग में, and overall 30 lakh jobs will be created because of this entire program, इस बड़े रिफॉर्म के कारण। और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत कम होगी इस पूरे इनिशिएटिव के कारण। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम दैट इज द थर्ड पिलर, और इसमें कैपिटल सपोर्ट किया जाएगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि एक जगह अगर शिप बिल्डिंग क्लस्टर हो तो उससे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें, इसकी वेल्डिंग इतनी यूनिक होती है, गैसेस इसमें इस तरह की यूज़ होती है कि
अंडर सी आपको अगर शिप को कट करना, वेल्ड करना है, फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स बनाने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें जो बनानी पड़ती है उसके कारण एक पूरा क्लस्टर बने तो बेटर रहता है। तो जो ब्राउन फील्ड कैपेसिटीज देश में है, अभी 2-3 जगह है वो, और नए ग्रीन फील्ड क्लस्टर्स भी बनेंगे। रिस्क कवरेज दिया जाएगा और डेवलपमेंट के नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। टोटल 19,989 करोड़ रुपीस का पिलर 3। पिलर 4 आपने देखा होगा कि शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में ज़्यादातर कानून अंग्रेजों के ज़माने के थे। पिछले 11 वर्षों में 11 नए कानून बनाकर जितने भी पुराने कानून थे वो मोदी जी की सरकार ने फिनिश करके टोटली नए कानून बनाए जो कि रेलेवेंट है, आज के समय के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो ये ध्यान रखा जाएगा लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स के अंडर। और भी कई सारे इसमें इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना वगैरह वगैरह, कई तरह की डिमांड एग्रीगेशन करना। जैसे हमारा ऑयल एंड गैस पीएसयूज हैं, उनका जितना भी रिक्वायरमेंट है उस पूरे डिमांड को अगर एग्रीगेट करो तो भारत में शिप बिल्डिंग के लिए एक बड़ा एक ऑर्डर इसमें क्रिएट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ओवरऑल इस रिफॉर्म से, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा अप्रूव किए गए इस रिफॉर्म से पूरे शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में एक बड़ा ऐतिहासिक चेंज आएगा और हम ग्लोबल बेंचमार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। 30 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है और करीब करीब 4.5 मिलियन ग्रोस टन्स की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बनेगी देश में, और दैट कैन एक्चुअली डबल टू 8.2 मिलियन ग्रॉस टन्स, और पोर्ट कैपेसिटी 250 मिलियन टन्स की एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगी। करीब 2,500 से ज़्यादा वेसल्स इसमें बनेंगे इस पूरे प्रोग्राम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डेटा रखा है, आपको शेयर भी किया जाएगा। इन 11 वर्षों में किस तरह से शिपिंग सेक्टर का एक एक कंपोनेंट ग्रो हुआ है। कुछ नंबर्स अगर आप देखो, इनलैंड वाटर कार्गो 700% बढ़ा है 2014 के कंपैरिजन में। मात्र 18 मिलियन टन था, 146 मिलियन टन। ऑपरेशनल वाटरवेज 870% बढ़े हैं, मात्र 3 थे 29 हुए। वाटरवेज मतलब नंबर ऑफ सी फेयरर्स डबल हो गए, 1 लाख थे, डबल से भी ज़्यादा हो गए, 3.2 लाख। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 800 मिलियन टन थी, वो 1.6 बिलियन टन्स बन गई इन 11 वर्षों में। बहुत बड़ा चेंज आया है। कोस्टल शिपिंग प्रैक्टिकली डबल हुई, लेजिस्लेशंस 11 पास हुए, एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्ट्स डबल हुई। ओवरऑल इतना मेजर चेंज आया है शिपिंग एंड पोर्ट सेक्टर में दैट वी आर दिस इज रियली हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। मैं 5th आइटम पे आता हूं जो आज के कैबिनेट में अप्रूव हुआ। दिस इज रिलेटेड टू रिसर्च। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए 2,277 करोड़ रुपीस का एक अम्ब्रेला स्कीम आज अप्रूव हुई है, जिसमें डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम्स होंगे, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम, एमेरिटस साइंटिस्ट स्कीम, एक्सीलेंस थ्रू वेरियस अवार्ड्स, और नॉलेज शेयरिंग एंड सिंपोजियम करना, जो टेक्निकल सिंपोजियम, रिसर्च सिंपोजियम है, उन सब का। दिस इज अ मेजर अम्ब्रेला स्कीम। कई तरह की बिखरी बिखरी एक्टिविटीज जो थी उनकी जगह एक ये बड़ी अम्ब्रेला स्कीम जिसमें लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। मान लो क्वांटम फिजिक्स के लिए एक तरह का प्रोग्राम बनाना है, मान लो बायोटेक के लिए दूसरी तरह का प्रोग्राम बनाना है, तो वो जो छोटे छोटे लिमिट्स, साइलोस थे, उसके बजाय उसको ब्रेक करके एक प्रॉपर, एक ऐसी फ्लेक्सिबल स्कीम जिससे कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को कई वर्षों तक उसका बेनिफिट मिलता रहे। और 6th पॉइंट पे आता हूँ मैं। मेडिकल एजुकेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प जो लिया था कि 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स 5 साल में क्रिएट करेंगे भारत में। तो आज 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है, और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा।
overall better hospitals, upgradation of medical colleges, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना, और एआई का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन. क्योंकि मान लीजिए कोई एक गांव से आता है व्यक्ति, उसको इंग्लिश की नॉलेज अगर नहीं है तो वो बड़ा कुंठित फील करता है कि वो कैसे मेडिकल एजुकेशन में बाकी लोगों के साथ compete कर पाए. एआई की नॉलेज होने से वही लेक्चर अलग अलग लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली किया जा सकता है. तो अभी जो सर्वम मॉडल बना है एआई मिशन के तहत, उस सर्वम मॉडल का उपयोग करके कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. आईआईटी मद्रास में हुए हैं, आईआईसी बेंगलुरु में हुए हैं, कई जगह एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिससे कि साइमल्टेनियसली सेम लेक्चर को डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया जा सकता है यूजिंग द सर्वम एआई मॉडल. तो स्वदेशी की बात है तो सर्वम भी भारत का बना हुआ मॉडल है, और भी अच्छी बात है भारत की भाषाओं के लिए. तो इसका उपयोग भी मेडिकल एजुकेशन में बड़े तरीके से किया जाएगा. ऑफ द इंडिया एआई मिशन को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा. मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 11 इयर्स में बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ा है. करीब करीब हर चीज डबल हुई है, वेदर इट इज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो केवल 387 थी 808 हो गई. वेदर इट इज यूजी सीट्स, वेदर इट इज पीजी सीट्स, करीब करीब हर चीज में डबल या डबल ट्रिपल जंप हुआ है इन 11 इयर्स में. साथियों बहुत धन्यवाद. जोहो पे किया हुआ पहला प्रेजेंटेशन स्वदेशी Zoho pe. I'll take questions now. Thank you, sir. So we will start from the left as the protocol is. Deepak is sitting on the first row and first seat. No, sir. Sir, एक तो I think it's a big decision. There is no doubt. Sir, एक जानना चाह रहे थे. There is so much of celebration about Swadeshi. So in the shipbuilding sector, it primarily focuses on domestic shipbuilding. So any kind of preferential treatment or incentive. 30% domestic value No, addition. I'm asking, sir, for domestic players, because in all probability we'll see most players will come from outside because they are the bigger players. Will there भारत be any में kind शिप of- बिल्डिंग की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है. एक सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए था, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलने से भारत के बहुत बड़े प्लेयर्स उभरेंगे पक्का. 54. Hi, sir. Dhruvaksh from Business Standard. One question. Your presentation said that local manufacturing and shipbuilding will be incentivized. You mentioned that there will be a minimum provision. So just wanted some clarity on whether it will be incentivized or whether the minimum, there will be a minimum threshold for you to get incentives as a shipyard, that is 30%. Very good point. I think we should have added one line here. To be eligible for the incentives which are mentioned here, vessels valued below and above वाला जो है ना point, incentives यहाँ पे देख रहे हो आप, right? To be eligible for these, you have to have minimum 30% domestic value addition. And sir, on coordinated demand aggregation, the presentation mentioned that there is a demand being aggregated from state-owned oil and gas PSUs. Just That is wanted one to- example. Yeah, just There wanted to can be many more. understand. Just wanted to understand: are there any other sectors where PSUs or public private sector commitments have been Fertilizer taken for- sector is there. The entire IFCO, CRIPCO, they also import some fertilizers. Then there are acids which are imported. Many more. So they've committed for a demand generation from their end within the policy. Yeah, we'll all work together. And sir, Entire last industry will work is this 2,500 vessels additional output. This is till when, sir? 10-year mission. 10-year mission. Okay, thank you. सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से. सर अभी ये जो शिप बिल्डिंग है दुनिया भर में हमारा सर 1% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है. तो सर इस स्कीम के बाद आपको क्या लगता है कितना हमारा मार्केट शेयर 10% 10 साल के अंदर हो जाएगा? और इस तरह की क्योंकि प्रेजेंटेशन सर शिपिंग की तरफ से कैबिनेट में दी गई हो तो शिपिंग से आप कब करोगे प्रेजेंटेशन? 1-2 दिन में शेड्यूल करोगे, आजकल में कर लो. एक पूरा प्रॉपर जो भी शिपिंग सेक्टर को कवर करते हैं उनको बुला के प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन डिटेल एक कर देना. मार्केट शेयर विल डेफिनेटली ग्रो. It's see, when we start a program, for example, when we started the semiconductor mission,
We have seen how the world trusts us. That's why the growth becomes much more than what we actually thought. I'm sure we'll have similar experience here. 2. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से शिपिंग सेक्टर को लेके मेरा सवाल है कि एक तो बहुत सारी कंपनियां जब से प्रधानमंत्री ने शिपिंग सेक्टर पर फोकस बढ़ाया, वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस किया था, बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहां पे दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो अगर कुछ उसका आइडिया दे सके कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ आ रही हैं। दूसरा कि ये जो इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव का फॉर्मेट क्या होगा? ये क्या सब्सिडी होगा या फिर लोन होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, क्या होगा? और दूसरा सवाल रेलवे को लेकर के है जो एक एक करके करें। वो यूपीएससी के एग्जाम जैसी हालत हो जाएगी। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, लास्ट वाला भूल जाते हैं। तो क्या क्या किस्मत की भी बात होती है ना कुछ। कभी कभी किस्मत से भी हो जाते हैं हमारे जैसे लोग। अब मैं कह रहा था कि इंसेंटिव्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। पिलर 1 में अलग है, पिलर 2 में अलग है और पिलर 3 में अलग है। तो पिलर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रैक्टिकली दिस इज कैपिटल असिस्टेंस ऑफ द वेसल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। 15% if it is valued below 100 crores and 100 crore and above, those vessels will get a 20% financial assistance. Then there is an equity assistance as a part of this National Maritime Investment Fund. उसमें equity की assistance है. Then there is a interest assistance under the component 2 of the pillar 3, which is interest incentivization fund. तो अलग अलग, it's a very comprehensive program. कॉम्प्रिहेंसिव भी इसलिए होता है क्योंकि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इट्स अ ब्रूटली डिफिकल्ट इंडस्ट्री। बहुत कम कंट्रीज हैं जो इसको सर्वाइव कर पाती हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो फॉर अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इंसेंटिव्स फॉर दिस इंडस्ट्री, तभी हो पाएगा, वरना फिर हाफ हार्टेड व्यू से नहीं हो पाता है। सेकेंड रो कोई नहीं, आप सेकेंड वाला रेलवे का, रेलवे का। अच्छा रेलवे। मैंने सोचा बच्चे शिप में एक सवाल ये था कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पे दिलचस्पी दिखा रही हैं। अगर सपोज कोई PSU के साथ टाई अप कर रही हैं, कोई दूसरे घरेलू कंपनी के साथ टाई अप करें, तो वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल रहेंगी वो डिटेल्स आपको जब शिपिंग मिनिस्ट्री से करेंगे प्रेजेंटेशन। और रेलवे का बोनस स्कीम सिर्फ नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय के लिए, राइट? हाँ, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज। थैंक यू सर। ये स्पीच संजीव। Yeah, this is Sanjeev from PTI. About this, the special incentives for the shipping sector, you know, has any target been set, you know, in the next 10 years as to how much, you know, just as Tarun asked, how much will be India's share in the global shipping sector? And one वैसे targets set किए जाते हैं, but most of the times we have seen in our programs recently that the world actually looks at India is with a very important trust factor. तो हमेशा देखा गया जो टारगेट सेट करते हैं उससे ज़्यादा ही अचीव करते हैं। शिपिंग डिपार्टमेंट अपने प्रेजेंटेशन में सब डिटेल्स वो देंगे। On the medical seats, you know, you said 5,000 PG seats have been added, but this will be in a period of how many years, you know, will be added? This year itself or? Up to 28-29. Yes, it will start from this year and go up to 28-29. Up to 28-29. सर मैं संजीव राठी हूँ UNI वार्ता से। मेडिकल की PG सीट्स आपने बोला 5,000 सीट्स बढ़ाएंगे, पर ये देखा गया है सर कि सीट्स तो बढ़ जाती हैं UG में भी और PG में भी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। PG में तो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को 36 आवर्स की ड्यूटीज़ नॉर्मली करनी पड़ती है, तो इस दिशा में भी कुछ काम कर रहे हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। इसीलिए आप देखो इन्वेस्टमेंट का जो सीलिंग लिमिट है वो बढ़ा के 1.5 करोड़ पर सीट किया गया है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी साथ ही साथ आए, तभी ये सीट की परमिशन उसके साथ जुड़ी हुई है। ओके, थर्ड रो। अच्छा ठीक है। Sir, this is Prakash Pedashi from ET Now. With this comprehensive reform in the shipping sector, has Cabinet also discussed granting infrastructure status to the sector? That is part of the proposal which is right now running between the, being worked between the Ministry of Shipping and Ministry of Finance. Is there any update?
19th को नोटिफिकेशन आ गया टू ग्रांट, इसमें पिच में था कहीं पे, टू ग्रांट, फर्स्ट स्लाइड ना, पिलर 4, हाँ, very good, thanks. Large ships given infra status on 19th September 2025 already. Does that answer your question? No, thank you, sir. Next 234, then हम उधर आएंगे. सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से मेरा सवाल भी मेडिकल सीट से ही है और एक और सवाल एडिशनल है. ये जो 5000 MBBS की सीट्स बढ़ाई गई और 5000 PG की सीट्स बढ़ाई गई, इसमें गवर्नमेंट का कुछ ब्रेकअप है या UGC से एफिलिएटेड सारे इंस्टीट्यूट हैं वो सबके लिए बढ़ाए गए हैं? केवल उन्हीं का है, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन. यस सर. या एंड सेकेंडली, जो बख्तियारपुर और तिलैया की लाइन को 104 किलोमीटर्स की डबलिंग की है, इसका टाइम फ्रेम क्या रखा गया है? 4 years. टिपिकल रेलवे प्रोग्राम इज नाउ 4 years. पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ना, करीब करीब सारे कंप्लीट हो गए हैं. अभी तेजी से हर साल 3000-4000 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अब ज़्यादा समय की बात नहीं है. Third to this side, 232. सर नहीं सर, थर्ड हो गया. अच्छा ठीक, चलिए फोर्थ रो. 214, yes. Sir, regarding medical seats, what is the investment now per seat? मैडम नंबर है, current is 1.2, it is being increased to 1.5 crore. Very prompt answers, thanks. ठीक है, आता है ना फोन अ फ्रेंड. केबीसी में वही हालत है मेरी अभी. सर दिस साइड, तो ऑडियंस की वोट भी कर लेंगे किसी पॉइंट पे. सर दिस साइड. सर मेरा सवाल है कि मेरी टाइम के लिए जो इतनी सारी जो चीज़ें बनी, इसमें जो पिलर 4 जो है आपका लीगल पॉलिसी वाला, इसमें भारत की जितनी कंपनियां, जितनी शिपिंग कंपनियां, वो सब परेशान इसलिए होती हैं क्योंकि उनको मेरीटाइम लॉ के लिए, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए या तो सिंगापुर जाना पड़ता है या लंदन कोर्ट जाना पड़ता है. भारत में इसका लॉ फ्रेमवर्क काफ़ी कमज़ोर है. दूसरा मेरा सवाल है कि 5000 सीट जो PG में बढ़ी है और 5023 जो MBBS की बढ़ी है, अभी तक इसके पहले टोटल सीटें अभी तक कितनी थी और अब कितनी हो जाएंगी? चलो ऑडियंस का पोल हो जाए, क्या 11 वर्षों में रिफॉर्म हुए? बताओ भाई, कितने लोग कहते हुए हैं? जितने हुए वो बोलो कि वो हाथ खड़े करें. बहुत कंजूस हो यार आप लोग, मीडिया के लोग बहुत कंजूस होते हैं. इतने लॉ बदल गए, इतने कंप्लायंसेस हट गए, लेकिन हाथ खड़ा करने में कंजूसी. रिफॉर्म हुए हैं और भी कई रिफॉर्म्स होंगे, और इस पिलर 4 के अंदर जितने भी इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करके रिफॉर्म किया जाए. क्या था क्वेश्चन? कितनी है अब तक मैडम? बाप रे, कितना प्रिसाइज आंसर है. 1,23,700. 51,348 से 1,23,000. 104. सर मैं सचिन बुधौलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से. मेरा सवाल ये था कि जो आपने शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट का जो आपने जो कंपोनेंट अभी अनाउंस किया, तो ये पहले जानना ये चाहेंगे कि भारत में जो अभी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है उसकी अभी का क्या पोजीशन है उसका, और दूसरी चीज़ कि इस इंसेंटिव के अनाउंस करने से आपको क्या लगता है कि ये इसका आगे क्या अनुमान लगते हैं यहाँ पर. और दूसरा जो बख्तियारपुर और वो जो रेलवे लाइन का जो आपने अनाउंस किया है, क्या कोई बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का भी कई बहुत डिमांड हो रही थी, उसका भी कोई प्रपोजल है?
4.5 million DWT capacity is there today, and we are the second largest ship breaking industry in the entire world already. नाम के बारे में कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं होती है. 141. सर ऋषभ भटनागर विद एनडीटीवी प्रॉफिट. आवाज थोड़ा आपकी नहीं आ रही है, माइक पास से. पास रखो. मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ऐसे रखना. मुझे किसी ने सिखाया था. सर एनडीटीवी प्रॉफिट से ऋषभ भटनागर. आलंग के अलावा सर और कोई शिप ब्रेकिंग या शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स जिस पे सरकार की नज़र है? सेकेंडली सर, शिप बिल्डिंग में इंडिया का कॉस्ट डिफरेंशियल था अगेंस्ट जापान, साउथ कोरिया, अदर कंट्रीज़. करीब 25-30% हम डिसएडवांटेज पे थे. इस पैकेज से वो कितना ब्रिज हो पाएगा? हमारा कोस्ट लाइन कितना लंबा है? और ये जो पेनिनसुलर कोस्ट लाइन है, ये वाला अंडमान को मैं ऐड नहीं करके 7,000. About 7,000 kilometer is the coastline, and shipbuilding industry can develop in Bengal, in Odisha, in Andhra, in Puducherry, in Tamil Nadu, Kerala, in Karnataka, in Goa, in Maharashtra, and in Gujarat. There is huge potential for shipbuilding throughout the coastlines, and there has been a long history of developing and building ships at many places in these areas. तो अभी भी अच्छे क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं. उन क्लस्टर्स को और ग्रो करेंगे. केरला में हो रहे हैं अराउंड कोचिन, देन देयर इज तमिलनाडु में हो रहे हैं, देन उड़ीसा में डेवलप हो रहा है नया, देन गुजरात में फ्लोटिंग ड्राई डॉक लग रहे हैं. तो इट्स महाराष्ट्र में मझगांव डॉकयार्ड एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग क्लस्टर है. आंध्रा में वाइजाग के आसपास एक्टिविटीज़ खूब हैं. तो ओवरऑल देश में कोलकाता में हल्दिया के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं. तो ओवरऑल देश में शिप बिल्डिंग का पोटेंशियल इज़ ह्यूज. एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए था. दैट फ्रेमवर्क इज़ नाउ प्रोवाइडेड. दिस विल रियली इम्प्रूव द एंटायर सेक्टर. Yes, I think one person is there, Prashant. 49. सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से. सर सवाल कैबिनेट से नहीं, लेकिन चूंकि आप स्वदेशी की बात कर रहे थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. क्या कैबिनेट के ही प्रश्न रखो आज? नहीं, मैं स्वदेशी से. चलो दाल अभी वो खाते हैं. क्या है? चोखा, लिट्टी चोखा. तो वो भी स्वदेशी है सर. एक लिट्टी चोखा और बालूशाही. आज आइए. कोई स्वदेशी की लिस्ट बना रहे हैं क्या सर आप? ये सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी. आज कुल मिलाकर 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जो करीब 95,000 करोड़ रुपए के फैसले हैं. उन फैसलों के बारे में आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे. तो ये 5 बड़े फैसले जिसके बारे में की ये प्रेस वार्ता थी. अभी वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस वक्त के एजेंडे. तीनों कॉलेज में. डोंट वरी. फीस तो देखो. क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन. राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही. रास्ता क्लियर. बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक. नो कोलैटरल. वो कहाँ है? मिठाई. आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया.
स्वागत है ब्रेक के बाद। देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार का यू टर्न, 14 जातियों में ईसाई नाम किए रद्द, तो बीजेपी ने हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश का लगाया था आरोप। पटना में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी, बिहार चुनाव से ठीक पहले पार्टी में जोश भरने की कोशिश, तो सचिन पायलट ने कहा चुनाव घोषणा के बाद तय होगा गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा 85 साल बाद कांग्रेस को आई बिहार की याद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दिया भारत विरोधी कमेटी, बीवीसी का नाम। यूएनएचआरसी में भारत की दो टोक, अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान, अपनों पर बमबारी के बजाय अर्थव्यवस्था को बचाने की सलाह। और एशिया कप में आज भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती, जीते तो फाइनल का टिकट पक्का। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का पलड़ा भारी। सबसे पहले आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो 85 साल बाद बिहार की याद आई है कांग्रेस को, क्योंकि पटना में CWC की बैठक चल रही है। तो महात्मा गांधी ने बेलगावी कर्नाटक के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार की थी, और 100 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसी पुण्य भूमि से शताब्दी अधिवेशन को मूर्त रूप देने का शुभ कार्य किया था। लेकिन तब भी यह पूछा गया था कि चुनाव से पहले कर्नाटक में गांधी जी की याद क्यों आ गई। ठीक उसी तरह बिहार चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रखी गई है। यह अलग बात है कि 1944 के बाद पटना में साल 2025 के दूसरे अधिवेशन से बिहार के लिए मजबूत संदेश देने में कांग्रेस पार्टी ने काफी देर कर दी है। शायद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सियासी पारा चढ़ गया है। पटना के सदाकत आश्रम में 85 साल बाद कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता CWC की बैठक में शामिल होने आए हैं। सोनिया गांधी शायद पहली बार सदाकत आश्रम पहुंची हैं, तो जाहिर है कि बिहार पार्टी के लिए एक चुनौती है कांग्रेस के लिए, और पार्टी अपनी खोई सियासी जमीन पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में CWC की मीटिंग की थी। पार्टी का मानना था कि इसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ा और कांग्रेस की वापसी संभव हो पाई। तो क्या बिहार में भी तेलंगाना मॉडल चलेगा? यह अलग बात है कि सीएम रेवंत रेड्डी बिहारियों के DNA पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का यह अधिवेशन RJD पर सीट शेयरिंग का दबाव बनाने का एक प्रयास है क्या? तेजस्वी यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं, तो क्या खुद कांग्रेस पार्टी एकला चलो रे के साथ मैदान में उतरेगी? CWC के मंथन के बाद राहुल गांधी RJD नेता तेजस्वी यादव से भी मिलने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 78 सीटें मिलने पर तेजस्वी का मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से भी पीछे नहीं हटेगी, यानी स्वीकार कर लेगी। लेकिन 2020 के कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन से तेजस्वी आशंकित हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है नहीं। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस पार्टी एक बड़ी कामयाबी मानती है। पार्टी नेताओं का मानना है कि एनडीए सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाकर राहुल गांधी ने विपक्ष को बिहार में मजबूत कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव को फिर से बिहार अधिकार यात्रा क्यों करनी पड़ी? क्यों वोट चोरी जैसे मुद्दे को छोड़कर पढ़ाई, लिखाई, दवाई के मुद्दे पर आना पड़ा तेजस्वी यादव को? राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर CWC में चर्चा कर रहे हैं, वही मुद्दा आरजेडी का सियासी आधार है। तो अपने मुद्दे को कांग्रेस के हाथ में जाने की चिंता आरजेडी को भी है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों बिहार में मजबूत पार्टियां हैं। हम गठबंधन में सभी दल मिलकर काम करना चाहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों बिहार में ही है और महागठबंधन में शामिल होना भी चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन ओवैसी को साथ लेने से कतरा रहा है। तो जाहिर है वोट के बंटवारे को रोकने के लिए बने इस गठबंधन में कोई और मुस्लिम नेता सामने आए, ये आरजेडी और कांग्रेस को बर्दाश्त है नहीं। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने CWC बैठक के लिए कहा कि यहां से लिया गया फैसला ऐतिहासिक होगा। भवन में आप जिस प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आजादी के संग्राम का। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहां से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहां से आज निकलेगा।
लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि 85 सालों के बाद बिहार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बिहार की सुधाई। 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। बोले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं यहीं से बात करता हूं। और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो बीजेपी सवाल उठा रही है, बीजेपी सवाल उठा रही है कि 85 साल बाद बिहार की याद आई। 85 साल बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बीच में क्यों नहीं किया। आज़ादी से भी पहले ये बैठक हुई थी और अब 85 साल के बाद। और ये भी कि अगर 85 साल तक नहीं की तो बेलगावी की तरह शताब्दी ही कर लेते, 100 साल के बाद करते। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी सवाल है। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयराम जी जुड़ने के लिए। और साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। स्वागत संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कैसे समझा जाए इसको। 85 साल बाद बिहार की याद आई, 85 साल बाद वहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक। क्या ये बैठक कांग्रेस को मजबूत करने और महागठबंधन में अपने शेयर को बढ़ाने का दबाव के तौर पर देखा जा रहा है? क्या इसके पीछे मकसद है कांग्रेस पार्टी का? लाल जी, आपने जैसा कहा है इसमें कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो ये हुजूर का जो है आते आते सच में बिहार में बहुत देर कर दी है। 37 साल से ज्यादा हो गए कांग्रेस की सरकारें जब गई थी। आपको हमको याद होगा जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा अंतिम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। उसके बाद कांग्रेस पार्टी बिहार से कैसे गायब हो गई हम लोगों ने देखा है। हम लोग शायद उस पीढ़ी के भी लोग हैं। बिल्कुल। तो ये गायब होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि उस कहानी में आप देखिए कि जिस पार्टी ने आरजेडी और जनता दल की वो सरकार बनी थी, तो जिस पार्टी ने लालू जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बेदखल किया था, 4 साल बीतते बीते एक इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ गठबंधन बना के लगातार कांग्रेस पार्टी वहां से चुनावें लड़ती रही जी। और इस हालत में पहुंच गई कि आज कांग्रेस पार्टी को 20 सीट देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। आरजेडी का मानना है कि आपका स्ट्राइकिंग रेट पिछले 2020 के इलेक्शन में सबसे पुअर रहा है। कांग्रेस के स्ट्राइकिंग रेट से ज्यादा सीपीआई-एमएल का अच्छा था। कांग्रेस के स्ट्राइकिंग रेट से ज्यादा दूसरे जो गठबंधन के महागठबंधन के लोग पार्टी है उसमें उसकी ज्यादा थी, सीपीआई की ज्यादा थी। तो इस स्ट्राइकिंग रेट्स के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जो सीट 78 की बात आपने कही है जी, उसका क्या आधार बनता है? उसका आधार वोट अधिकार यात्रा है, उसका अधिकार ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। तो राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा की तो सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस पार्टी ने की कि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अगर इसका इम्पैक्ट पड़ा तो तेजस्वी यादव को अगले ही हफ्ते में क्यों बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो बिहार में आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करके आप अगर ये दबाव की राजनीति गठबंधन पे करेंगे, महागठबंधन में, कि राहुल गांधी के छवि से, पर्सनालिटी से कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएगी, तो लोग जरूर पूछेंगे कि आपके वर्कर कहाँ हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल लगातार सवाल पूछेंगे और ये सवाल तो मुझे लगता है सबसे पहले गठबंधन के सहयोगी ये सवाल पूछेंगे। कुमार आलोक भी हमारे संवाददाता देखिए सदाकत आश्रम के सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में चल रही है। क्या कुछ अभी तक निकल कर आया है कुमार आलोक? क्योंकि पवन खेड़ा कह रहे थे कि ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज शाम में तेजस्वी यादव से शायद राहुल गांधी जी की मुलाकात होने वाली है। ये संदेश आरजेडी के दफ्तर तक भी पहुंच रही है क्या?
बिल्कुल सही कहा आपने। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक को खत्म हुए लगभग 1 घंटा हो गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है केसी वेणुगोपालन थे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा थे, जयराम रमेश थे और तमाम नेताओं ने पूरे जो विस्तारित एक्सटेंडेड कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी उसके अंदर क्या हुआ, जो प्रस्ताव पारित किया गया उनमें से मुख्य जयराम रमेश ने जैसा कि कहा कि हम पूरे 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वोट चोरी की है उसके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे और 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर इस चुनाव आयोग के कार्यकलापों के खिलाफ हम पूरे देश में इकट्ठा करेंगे। हस्ताक्षर अभियान के तहत चुनाव आयोग का हम विरोध करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल अगर बात करें तो 65% रिजर्वेशन जो बिहार विधानसभा में दोनों सदनों से पारित हो चुका है, उसको केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि उसे संवैधानिक जो मान्यता है वो दी जाए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जैसा कि विनोद सर बता रहे थे कि एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश खास करके आरजेडी पर बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और आज आपने जैसा कि देखा कि 85 सालों के बाद कांग्रेस को याद आए कि बिहार में भी कार्य समिति की बैठक होनी चाहिए, क्योंकि 85 इयर्स पहले रामगढ़, वो भी झारखंड का हिस्सा है, वहां पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। और 85 सालों के बाद यानी कि 1990 के पहले तक कांग्रेस की कई सरकारें थी, कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब वहां पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बिहार में नहीं आयोजित की गई। लेकिन अब जब बिहार का चुनाव बिल्कुल सामने है और जिस तरीके से बार्गेनिंग पावर चल रही है, खासकर कांग्रेस को जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका था, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से 70 सीटों की जो मांग कांग्रेस। लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस का बैठक करना इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, एक पार्टी के तौर पर बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कुछ सवाल हैं। सवाल संदीप जी, सवाल यह है कि पिछली बार तेजस्वी यादव ने कहा था और बाकी लोगों ने भी कि भाई आपको सीटें दी, आपने सीटें खराब कर दी क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट तो बहुत बुरा रहा। तो ये जो 78 सीटें आपको पिछली बार मिली थी, क्या चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर पटना के सदाकत आश्रम में ये CWC की मीटिंग हो, क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि भाई कोशिश ये है कि इन सब के जरिए पिछली बार की तरह सीटें मिल जाएं? एक सवाल। और इसी से जुड़ा सवाल कि अगर 78 मिल गया तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार हो जाएंगे, बताइए। में जिस सवाल का जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सवाल का, वहां पर सचिन पायलट जी का आप शायद जवाब भी आपने चलाया था, तो ये जवाब आ चुका है। तो ये मेरे कहने या न कहने का बहुत बड़ा मतलब है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अब पहला आपका सवाल है कि आप 78 सीटों को चाहते हैं कि आप मिल जाएं। सर 78 क्या हम तो और चाहते हैं कि ज्यादा मिल जाए सर। लेकिन विनोद जी तो अभी कह रहे थे कि 20 भी देने तैयार नहीं आरजेडी। विनोद जी अभी बता रहे थे आते हैं, हाँ उसी पे आते हैं। तो सारी पार्टियां चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिले। ये हर पार्टी की टेंडेंसी होती है। चाहे चिराग पासवान जी को देखिए, वो अपने सांसद वगैरह जुड़ा रहे हैं कि इतने सांसद पर इतनी सीटें मिली थी, इतने पे हमको इतनी मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी हाथ जोड़ के कह रहे बाबू हमको 20 सीट दे दीजिए कम से कम, जो है। अच्छा अभी आरजेडी और कांग्रेस पर आ जाइए सर, मानता प्राप्त दर्जा मिल जाए। तो ये झगड़ा हर जगह है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्रेम से सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आ रहा हूं जयराम जी, आप ही के पास आऊंगा। अब आते हैं बात के 78 सीट पर। आप सर देखिए सर, हमारा स्ट्राइक रेट बिल्कुल डाउन था। उसका कारण क्या था कि वो सारी सीटें नीलकंठ की तरह, शंकर जी की तरह हमने विष पिया था। हम वो सीटों पर चुनाव लड़े थे जहां पर भाजपा और उनका एनडीए गठबंधन सर्वाधिक मजबूत था। अच्छा, फिर भी हम सेकंड नंबर पर रहे। यही बात आज शाम की मीटिंग में तेजस्वी जी को समझाएंगे, है ना? 9.5% सुन लीजिए, वो जानते हैं सर, 9.5% वोट लेके आते। अब आती है सर बात, जिस तरीके से सर अभी विनोद जी ने कहा कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपसे वो सवाल पूछा जाएगा। विनोद जी आप 2 सवाल बता दीजिए जो आज भाजपा के इस 20 साल के सत्ता के बाद जनता के सवाल। वो है ना जयराम जी बैठे हुए हैं, जयराम जी बैठे हुए हैं। सवाल सीधे उन्हीं पे सवाल लाइए। भाजपा से पूछे जाने चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जनता से, सर भाजपा से 2 सवाल, जनता के वो सवाल जो भाजपा से पूछे जाने चाहिए। विनोद जी बता दीजिए। आपने तो बता दिया कि विनोद जी नहीं, जयराम जी बताएंगे। कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। आप बता दीजिए कि भाजपा से क्या पूछा जाना चाहिए। क्या पूछा जाना चाहिए? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं ना, मुझे पता है जयराम जी से क्या पूछा जाना चाहिए। जयराम जी के पास चलता हूं और मैं पूछता हूं। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं पूछता हूं जयराम जी से। जयराम जी के पास आ रहा हूं। रुकिएगा संदीप जी रुकिए।
संदीप जी सारे रुकिए, सवाल है। संदीप जी रुकिए, जयराम जी से पूछ। जयराम जी विरोधी ये के बताइए, वो सवाल 85 साल बाद अगर वहां पर सीडब्ल्यूसी बताएं। की बैठक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? वो 85 साल बाद करें, 35 साल बाद करें, या फिर 125 साल बाद करें, आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? वो कर रहे हैं अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक वहां, उनका अपना इंटरनल है, वो बोल रहे हैं कि भाई अपना चाहे सीटों की संख्या हो, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो, अपना गणित बिठा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? लाल जी, आमतौर पर परंपरा रही है कि हम आगंतुकों का और पर्यटकों का दिल खोल करके स्वागत करते हैं। बिहार भी चुनावी पर्यटकों का भी स्वागत करता है, लेकिन मैं भारी मन से एक बिहारी होने के नाते स्वागत करने में असमर्थ हूं, क्योंकि इस डेलीगेशन में, इस जो कमेटी में लोग शामिल हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बिहारी तो पैदा ही होते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो लगातार बिहार और बिहारियों का अपने अपने क्षेत्रों में अपमान करते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, अभी 2 महीने पहले की बात है, खड़गे साहब से किसी ने पूछा था कि राहुल जी अभी तक कैंपेन शुरू क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि बिहार तो एक छोटा मोटा राज्य का इलेक्शन है और बाद में देख लेंगे। तो इनकी मानसिकता साफ है, बिहार विरोधी है, और अगर नहीं होती तो इतने वर्षों में वो दिख जाती। रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार के उद्योग धंधों को बर्बाद करने वाली कांग्रेस, लालू के जंगल राज को समर्थन देकर 15 वर्षों तक सत्ता में बनाए रखने वाली कांग्रेस। संदीप जी ने आपसे पूछा है कि आपने 20 साल में क्या क्या किया, अगर आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो। लाल जी, कांग्रेस चूंकि आपने पूछा कि हमने क्यों, हमको दिक्कत है कांग्रेस से, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। इसलिए ये भी बताना आवश्यक है कि आज जिस सदाकत आश्रम और पुराने गौरवशाली इतिहास की बात हो रही है, उसी प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को समाधि के लिए दिल्ली में स्थान नहीं दिया था इन्होंने। एक नेहरू परिवार के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन का प्रबंध इन्होंने कर लिया, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति को जमीन नहीं दे पाए। बिहार और बिहारियों से नफरत उस दौर से आप अडानी को देखिए कोई जवाब है क्या? यही आपका है, नेहरू जी है, गांधी जी है, राहुल जी है। अरे कुछ बता दीजिए कि बिहार लौटता हूँ जरा। आज शाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, रुकिएगा दोनों रुकिएगा, आज शाम बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार आलोक, शाम की जो बैठक है, कुमार आलोक आप तक आवाज आ रही है? कुमार आलोक, आज शाम में जो बैठक है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, क्या उसमें यह माना जाए कि लगभग एक फॉर्मूला निकल आएगा, चाहे सीटों की संख्या हो या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो? देखिए, अगर सूत्रों की माने या पार्टी के इनर साइड के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस ने 76 उम्मीदवारों की सूची, क्योंकि आरजेडी ने मांग किया था कि अपने विधानसभा क्षेत्र और उसके उम्मीदवार के नाम के साथ आपको सूची सौंपनी होगी, जो भी गठबंधन के दल हैं, तो उसमें कांग्रेस ने 76 उम्मीदवार और 76 विधानसभा क्षेत्र की सूची आरजेडी को सौंपी है। उसी तरीके से मान लीजिए जो सीपीआई एमएल और सीपीआई और सीपीएम तीनों ने मिलकर 40 सीटों पर 40 उम्मीदवारों की सूची भेजी है। और सबसे हैरतअंगेज वाली बात है कि मुकेश सहनी की पार्टी, जिसका मुकेश सहनी की पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है, उन्होंने भी 61 सीटों की सूची भेजी है। हालांकि उन्होंने सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए, सूची में नहीं भेजा है, लेकिन आप समझ सकते हैं 61 उम्मीदवार यानी 61 सीट उन्हें मुकेश सहनी को चाहिए, जिस मुकेश सहनी के पास एक भी सीट नहीं है विधानसभा में। तो महागठबंधन के अंदर अभी देखना होगा कि अब आज राहुल गांधी की जो आरजेडी भी 150 सीट पर लड़ना चाहती है, एक कार्यक्रम भी है चाणक्य होटल में। ठीक है, आरजेडी भी 150 सीट पर लड़ना चाहती है, तो मुझे लगता है जब तक 400 सीट ना हो तब तक सबकी मांग पूरी होगी नहीं। है तो 243। विनोद जी, क्या आज शाम कोई फॉर्मूला निकल आएगा इनका? फॉर्मूला के साथ में त्रिपाठी जी, देखिए मैं वही त्रिपाठी जी के लिए ही सवाल दे रहा हूँ कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो था वो एक तरह से सीमांकन था कि राहुल गांधी ने कम से कम 100 जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है वो आप इसमें आप ये मत जोड़िएगा कि वो मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजरे हैं, तो इसलिए बिल्कुल मैं कहने वाला था, वो इलाका आपने सीमांकन कहा तो मुझे सीमांचल याद आ गया और ओवैसी याद आ गए। ओवैसी भी वहीं पर है अभी। तो वो राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में एक तरह से वो आइडेंटिफाई किया गया था कि कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था अपने इस अलायंस की जो अभी 2-3 बैठक हुई है
कि उनको जिताऊ सीट चाहिए। अब जिताऊ सीट का फार्मूला कांग्रेस पार्टी का के लिए क्या है ये बेहतर संदीप जी बताएंगे, लेकिन वो जिताऊ सीट पे ही राहुल गांधी का वो चला था, वो रथ यात्रा जो उनकी थी वो सारे जिताऊ सीट को लेकर। तो 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर राहुल गांधी ने उस वोट अधिकार यात्रा में अपने उसमें लोगों से संबोधित किया है तो उनको लगता है कि वहां पे आज उनका कांग्रेस पार्टी का एक दम मजबूत हुआ है। लेकिन संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी जो CWC लेके आज बैठी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बिहार में अपने संगठन को लेके, दिल्ली से आप अध्यक्ष बदलते हैं और अध्यक्ष को वहां हटाते हैं, क्या आपने क्या जिले लेवल से लेके और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तक के किसी भी चुनाव में आज तक क्या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराया है पिछले 30-40 साल में? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बिहार में कोई संगठन बना है। बिहार में अगर संगठन नहीं बनेगा तब तक राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा से और CWC से कुछ भी होने वाला नहीं। संदीप जी बताइए, एक तो ये बताइए कि भाई इसका क्या कितना हासिल हो पाएगा, दूसरी बात ये कि बार बार असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि महागठबंधन में हमें भी ले लीजिए, आप लोगों ने एकदम बंद कर रखा है, खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? बिहार के ही प्रभारी ने सर एक बात कही थी कि ये आजादी का दूसरा जो है, आजादी की दूसरी लड़ाई है, स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई। तो सर उस मुहाने पर भी हम हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों से लड़े थे, आगे आप समझदार हैं। तो वही परिस्थितियां कमोबेश आज है। लगभग जवाब दे दिया आपने, दरवाजा बंद ही रहेगा। अब सर अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मैंने बता दिया। जी अब बात आती है कि 110 सीटों पर जो यात्रा निकली सर, सीमांकन नहीं था और मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम रहते हैं, वहां पर तो गए ही नहीं। उस जिले को हमने टच ही नहीं किया। उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कांग्रेस जहां कमजोर है, जहां गठबंधन कमजोर है, हम वहां पर सर्वाधिक यात्रा किए हैं। इस रैली का आप रूट देखेंगे तो 53 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम कई वर्षों से हमारा गठबंधन चुनाव नहीं जीता, हमने वहां एड्रेस किया है, पहली चीज। दूसरी चीज अभी मजबूती की बात और वोट परसेंटेज और इन सारी चीजों की बात देखिए सर, हम मंडल और कमंडल की राजनीति कई बार मैं बोल चुका हूँ कि हम अपने आप को फिट नहीं कर पाए थे। तो फिर जाति क्यों पूछते हैं? कौन जात हो भाई? तुम कौन जात? कैमरामैन कौन जात? रिपोर्टर कौन जात है? सामने वाला टेंट वाला कौन जात? ये फिर क्यों करते हैं? सर मान लीजिए कि फिट कर रहे हैं। बताइए सर मान लीजिए सर मान लीजिए। जयराम जी काउंटर कीजिए। जयराम जी बताइए। जयराम जी बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाए। लेकिन एक सबसे लाल जी मुझे कुछ समय दीजिए, तब बीच में नहीं बोलिए भाई, आपके बीच में एकदम शांति से हम सुन रहे थे। संदीप त्रिपाठी जी कृपया आप शांत रहे। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड वहां पर लगाया, हमने सुन लीजिए भैया, आपके पास का नहीं है। अरे इनकी आवाज आप कम करेंगे, रोज का यही है, पिछले दिन भी कर रहे थे। वो यहाँ गए थे, वहाँ टॉयलेट गलत जगह पे कर दिए थे। जयराम जी जवाब दीजिए। नहीं बीच में हम नहीं बोलते, इनके चुप कराइए तो हम बोलेंगे, इनका सुनिए आप। अच्छा तो ठीक है, फिर इंतजार कीजिए। एक मिनट उनका एक बार सुन लीजिए। अरे उनका भी पॉइंट आने दीजिए, आप बेहतर कर पाएंगे उसके बाद ही। पलायन में नंबर 1 कर दिया आपने। वो बिहार जहां पर लोग रोजगार, गुजराती बंधु लोग रोजगार के लिए जाते थे, अब लेता हूं जयराम जी से जवाब। हुआ करता था और आपने वहां पर खत्म कर दिया। ठीक है, अब जयराम जी का जवाब तो ले लीजिए। आज बिहार में ट्रेन चलेगी, झारखंड को जोड़िएगा, रेलवे 1 लाख। आज कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले हुए बिहार के लिए, कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले हुए बिहार के लिए। बोलिए जयराम जी। अब जयराम जी का जवाब, जयराम जी का जवाब। जयराम जी बोलिए। बुलाया जाए तो उनकी आवाज कम कर दे। जयराम जी बोलिए। ये तो चुप होने से रहे। बोलिए 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 जयराम जी। देखिए अब इनकी मैं 2 बातें बताता हूं जो आपके डिबेट का महत्वपूर्ण प्रश्न था। कांग्रेस वाले नहीं बता पाए, मैं बताता हूं उनकी तरफ से। राहुल गांधी की यात्रा हो, आज की बैठक हो, यह तमाम कवायद वो केवल इसीलिए हो रही है कि जंगल राज की जो छवि आरजेडी की बनी हुई थी लालू के समय में, रावण जी के समय में, वही आज तेजस्वी के नेतृत्व में भी बनी हुई है। आज भी बिहार में उनकी पार्टी के समर्थक गाना बना रहे हैं, नाच रहे हैं कि आरजेडी के सरकार बनेगा तो यादव रंगदार बनेगा। यानी राजद समर्थकों की वो जंगल राज वाली मानसिकता कहीं गई नहीं है। उसी चीज को ढकने के लिए कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत स्पेस लेना चाहती है, उस जगह पे आना चाहते हैं
ताकि वो जो जंगल राज की छवि उनकी है वो तेजस्वी का सीएम फेस नहीं घोषित होना, ये प्रमाणित करता है कि तेजस्वी भी जंगल राज के एक चीज तो लग रहा है कि जंगल राज का मुद्दा भी इस बार उठने वाला है। जंगल राज का भी मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठने वाला है चुनाव में, कि कहीं जंगल राज की वापसी ना हो जाए। ये एनडीए बड़ा मुद्दा उठा, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, सीडब्ल्यूसी बैठक हो, आरजेडी पर दबाव बना पाएगी, क्या सीटें हासिल कर पाएगी, क्या ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। कुमारा लोग इसीलिए तो वहां पर पटना में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कुमारा लोग जुड़ने के लिए, साथ में जयराम जी जुड़ने के लिए, संदीप जी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त में आगे बढ़ने से पहले अभी वक्त है एक ब्रेक का। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब जरा आपको जल्दी जल्दी से 2 शहरों की हालत बताएंगे। ये दोनों शहर हमारे देश के प्रमुख शहर हैं। पहले बेंगलुरु की बात कर लेते हैं कि बेंगलुरु शहर की रौनक को किसने छीन लिया, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बेंगलुरु शहर में गड्ढों से सड़क यातायात में परेशानी दूर करने के लिए सीधे विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी को उन्होंने चिट्ठी लिख दिया है। यानी अगर आप आईटी इंडस्ट्री का बेहतर संचालन चाहते हैं तो अपने कैंपस का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दीजिए, जिससे रिंग रोड पर यातायात सुगम हो सके, ये लिखा है। तो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार गड्ढे में बेंगलुरु की सड़कों पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि गड्ढा कहां नहीं है, राजधानी दिल्ली में जाइए तो वहां भी सड़कों पर गड्ढे मिल ही जाएंगे। पीएम आवास के सामने गड्ढा नजर आ जाएगा। यानी शहर में स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था और जानमाल के नुकसान पर सिद्धारमैया सरकार अजब गजब का तर्क कर रहे हैं। हाल में कई बड़े इंडस्ट्री ने सरकार से यह मांग करते हुए निवेदन किया है कि बेंगलुरु की यातायात व्यवस्था को ठीक कीजिए। कंपनी के लॉजिस्टिक के साथ साथ कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यातायात को लेकर। ब्लैक बक ने तो अपने करंट लोकेशन बदलने की चेतावनी तक दे डाली है। यह भी बड़ी कंपनी है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को शहर को गड्ढा मुक्त करने के लिए अपील भी की है। इंडस्ट्री का मानना है कि गड्ढे और पानी के जमाव के कारण कई कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर बेंगलुरु पिछले वर्षों में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बना, तो जाहिर है कि नई कंपनी खुलने से शहर में भीड़ भी बढ़ी, मल्टीप्लेक्स और रियल एस्टेट का भी कारोबार बढ़ा। लेकिन सरकार इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के बजाय इसे एटीएम मशीन के तौर पर मान रही है, सिर्फ पैसा निकालने के लिए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि सड़कें तो बीजेपी के दौर में भी ऐसी ही थी, लेकिन बेंगलुरु मेट्रो परिवहन की बात करना वो भूल जाते हैं। कांग्रेस का मानना है कि बेंगलुरु नगर पालिका का चुनाव होना है, इसीलिए बीजेपी अब इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी के लिए शहर का गड्ढा बड़ा मुद्दा है। जाहिर है बीजेपी ने अपने शहर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा अभियान भी बेंगलुरु में चलाया हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता खुद गड्ढा भरने का काम भी कर रहे हैं। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा तो फ्री बस, फ्री लाइट और फ्रीबी योजनाएं हैं। एक शहर फ्रीबी योजनाओं का शिकार कैसे होता है, इसका उदाहरण आप तस्वीरों में जरा देख लीजिए। यह बेंगलुरु शहर है। लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ದಿನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 200 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1000 ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದೆ। ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು। तो जवाब कर्नाटक के भाजपा नेता सी नारायण स्वामी ने दिया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बयान को झूठा बताया। ये वैसा नहीं, वो गलत बोल रहा है। ये झूठ बोलने में कांग्रेस बहुत आगे रहेंगे। उनको
प्रशस्ति मिलने से वो फर्स्ट प्राइज उनको ही मिलेंगे झूठ बोलने के लिए, वही से कुछ नहीं। देखा मैं, सचिव डीके शिव कुमार जी बोल रहा है प्रधानमंत्री के घर के पास भी ऐसे पात्र वाले, क्या उन्हें देखे जाके देखा है क्या? झूठ बोलने में भी लोग आपको अप्रिशिएट करना, वैसे बोलो। झूठ तो बोल रहे हैं आप, सच झूठ में भी थोड़ा सच बोलो, वही है हम डिमांड करेंगे उनसे। नेताओं की बात तो सुन ले, अब जरा जनता की बात सुनिए। बेंगलुरु के खस्ता हाल के बीच जनता कितनी परेशान। बहुत परेशानी होते है, किधर जाने भी 2-2 घंटे का रास्ता लगता है और हम बहुत ये है। और पुलिस लोग भी बहुत न्यूसेंस बना रहे हैं आजकल, हर एक जगह में कलेक्शन ज्यादा कर रहे हैं वो लोग भी। और किधर भी हमारा चेन का नींद नहीं है उनसे, और किधर भी वो ट्रैफिक बहुत जाम करा रहा है। वही मेन सोल्यूशन इसके बारे में पूछना, वो गवर्नमेंट ठीक से रोड्स अच्छा करना, वही मेन सोल्यूशन है। तो गड्ढे के बारे में मत पूछो, गड्ढे के बारे में मेन रोड के बारे में मत पूछो, फुल गड्ढे। बेंगलुरु का हाल बताने के लिए ज्योति जुड़ गई है बेंगलुरु से ही, हमारी संवाददाता। ज्योति, ये बताइए कि जो कांग्रेस तर्क दे रही है कि भाई पहले भी तो होता था, क्या इस बार सच में ज्यादा गड्ढे हैं क्या? और क्या इन गड्ढों को भरने में कहीं ना कहीं फ्री भी, कि ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो? क्योंकि डीके शिव कुमार ने ही कहा था विधायकों से, हाँ, कि एमएलए डेवलपमेंट फंड के लिए पैसा ही नहीं है, कहां से लाएं, क्योंकि 5 योजनाओं को लागू करना है। क्या हालत है बेंगलुरु में? लालचंद जी, जैसे आपने कहा सरकार ने फ्री बीस पंच गारंटी को बहुत हाईलाइट किया, बेंगलुरु में हम देखें तो ये तो अक्सर की बात। जी हेलो जी जी, बेंगलुरु में तो ये तो अक्सर की बात। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ज्योति। हेलो जी ज्योति, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हमारी संवाददाता ज्योति के साथ संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसा कि वो बता रही थी कि जो फ्रीबी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो राज्य पर बुरा असर पड़ता है, जो बुरी मार पड़ती है, उसकी शिकार अब बेंगलुरु महानगर की सड़कें भी हो रही हैं। तो बेंगलुरु महानगर की सड़क, उस पर गड्ढे का असर ये आप देख रहे हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं। देखिए, ये बेंगलुरु जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है आईटी हब के तौर पर, उस सिटी का ये हाल है। और सरकार कंपनियों को उल्टा कह रही है कि भाई आप अपने कैंपस खोल दीजिए, उधर से गाड़ियां निकल जाएंगी। और क्योंकि सड़कों पर तो गड्ढे हो गए हैं, तो गड्ढे तो अभी हम ठीक नहीं कराएंगे, लेकिन आप अपने कैंपस खोल दीजिए, उधर से गाड़ियां निकल जाएंगी। ये बिल्कुल अजब गजब तर्क दिए जा रहे हैं। ज्योति जुड़ गई है एक बार फिर से। ज्योति, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि क्या कुछ अभी हाल है बेंगलुरु का। और लालचंद जी, ये तो ट्रैफिक का और गड्ढों का, पॉटहोल्स का प्रॉब्लम है ना बेंगलुरु में दिन भर से दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी बीजेपी ने एक अभियान भी किया है कांग्रेस सरकार की विरुद्ध खिलाफ। सुबह से शाम तक उन्होंने कहीं कहीं पे जो बेंगलुरु में मेन एरिया से वहां पे गड्ढे भर रहे हैं। और एक बात है जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ने कहा है ना, प्रधानी नरेंद्र मोदी जी के घर के आगे भी गड्ढा है, उनके घर के आगे भी, मतलब डीके शिव कुमार जी के घर के आगे भी, वहां पे भी गड्ढे को भर दिया है बीजेपी के लीडर्स, हम इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। मतलब आम जनता जो है या ऑफिसर्स है या बच्चों है, वो सभी भी इस ट्रैफिक के वजह से जूझते रहते हैं। और पॉटहोल्स के वजह से आम जनता, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ हो जाता है। और एम्बुलेंस जो है उसको तो एम्बुलेंस भी वहाँ पे गड्ढे पे वहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं। तो अभी तक हमें जो डेटा मिला है, बीबीएमपी ने 14,000 से ज्यादा गड्ढों को आइडेंटिफाई किए हैं। और उसके साथ साथ उस 14,000 में 10,000 गड्ढों को हम भर देंगे। क्यों पहले आपको कुछ पता नहीं था क्या? यही आम जनता पूछ रही है। अगर गड्ढों के बारे में आम जनता से हम सवाल पूछे, वो कहते हैं कि हमें गड्ढों के बारे में कुछ मत पूछिए, क्योंकि डेली हम इसी से ही जूझते रहते हैं, हम सफर करते रहते हैं और जो हम टैक्स भरते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रहा है? हाँ,
आपके पीछे में गड्ढे भी दिख रहे हैं और जो आप बात कह रहे थे ना उससे जूझते हुए वहां के लोग भी बिल्कुल दिखाई पड़ भी रहे हैं। फिलहाल आज समय की कमी है ज्योति, फिर कभी बात करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु का खास्ता हाल हमें दिखा रही थी। और अब बात करेंगे एक और महानगर की। वो महानगर है कोलकाता। कोलकाता में कुछ घंटे की बारिश से कितना बुरा हाल हुआ है इसी के बारे में आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का बारिश से बहुत ही बुरा हाल हो गया। 7 लोगों की बिजली के करंट से मौत हो गई और 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, यानी कुल 9 लोग मारे गए। देश के 4 प्रमुख महानगरों में से एक है ये कोलकाता और कुछ ही घंटों की बारिश ने कुल 9 लोगों की जान ले ली। और देखिए कि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दे भी दी थी, लेकिन कोलकाता नगर निगम और अन्य विभागों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नगर निगम और अन्य विभागों ने कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाए। कोलकाता नगर निगम के मेयर कौन है? ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम। बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी मौसम विभाग की चेतावनी को अनसुना कर दिया। तो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बिजली सप्लाई कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कोलकाता के ड्रेनेज सिस्टम फेल होने पर टीएमसी सरकार और मेयर पर आरोप लगाया। और कोलकाता में इस समय क्या चल रहा है? दुर्गा पूजा। इस अवसर पर पंडालों में पानी घुस गया। टीएमसी सरकार पर मौसम विभाग के अलर्ट को भी अनदेखी करने का आरोप है। ये देखिए पंडालों का हाल और कैसे लोग अपना पंप लगाकर पानी को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन टीएमसी की नेता शशि पांजा ने कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इस समय जरूरत है संवेदना की, सहानुभूति की और एक्शन, काम की, जो कलकत्ता नगर निगम भी कर रही है, जनप्रतिनिधिगण भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपनी नजर रखी है परिस्थिति पे और सब कदम उठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? सोशल मीडिया द्वारा आलोचना कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर कुत्सा कर रहे हैं। कह रहे हैं संवेदनशीलता की जरूरत है, जिम्मेदारी भी तो तय करने की जरूरत है। तो पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को मौसम की चेतावनी बहुत पहले दे दी गई थी। इसके लिए सीधा सीधा ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। ये आप देख लीजिए आईएमडी का जो उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए था, ले ही लिया। कॉशन दिया था प्रॉपरली विद एडवांस, आईएमडी ने दिया, लेकिन ये लोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। दुर्गा पूजा इनॉग्रेशन में बिजी है। कोलकाता पुलिस, कोलकाता कॉरपोरेशन और सीएससी, ये तीनों का लापरवाही की वजह से इतना आदमी का डेथ हो गया। नॉन ऑफिशियली 10 और 9 तो आइडेंटिफाई हो गया। देखिए हमारा इतना आदमी को डेथ हुआ, ये डेथ अभी भी बढ़ सकता है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं कोलकाता से वहां का हाल बताने के लिए। प्रसेनजीत, जिस तरह से कि ये हाल, बुरा हाल हम देख रहे हैं कोलकाता का, टीएमसी वाले कह रहे हैं कि सब जगह होता है, उधर जहां बीजेपी का शासन है वहां भी होता है, और फिर इसमें कह रहे हैं कि संवेदनशीलता दिखाइए, सब कुछ दिखाइए, लेकिन जिम्मेदारी पर बात मत कीजिए। सवाल यह है कि जब मौसम विभाग ने बहुत पहले चेतावनी दे दी थी तो बिजली विभाग हो या फिर नगर निगम के बाकी विभाग हो, वो क्या सो रहे थे? इस तरह से करंट लगने से महानगर में मौत, सवाल तो उठेंगे प्रसेनजीत। हाँ देखिए लालचंद, आप जो बताएं मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह पर बादल फटने से या प्लेन लैंड में इसको बादल फटना कहते हैं या जो भी कहते हैं, इसके कारण कुछ घंटों में अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो इस तरह की वाटर लॉगिंग कॉमन है और होते रहते हैं। लेकिन आखिर में जो सवाल आपने पूछे हैं, ये सवाल ममता बनर्जी से कौन पूछे कि वाटर लॉगिंग ठीक है, 4 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश, ये भी ठीक है, लेकिन
इलेक्ट्रोक्यूटेड होकर पूरे देश में किस शहर में 10 लोगों की मौत हो गया जब चीफ मिनिस्टर ने वर्चुअल मोड पर दुर्गा पूजा पंडाल की इनॉग्रेशन कर रही है। ये सवाल का जवाब अगर शोषी पाजा दे पाते तो मेरे ख्याल से हर सवाल का जवाब हो जाता। संवेदनशील सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात की है कि कोलकाता आज जो रास्ता दिखाया वो कल पूरे देश में शायद होने जा रहा है कि ऐसा ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पे भी लोग इलेक्ट्रोक्यूटेड होकर मरे हैं, तो मुंबई में भी मरना चाहिए और दिल्ली में भी मरना चाहिए या हैदराबाद में भी मरना चाहिए। संवेदनशीलता का किस चीज की होनी चाहिए ये ममता बनर्जी अगर साफ करके समझा दे तो लालचंद हम समझ पाए कि कौन सी संवेदनशीलता की बात उन्होंने कह रही है। ठीक है, आपसे जरूर इतना ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी दुर्गा पूजा के पंडाल लगे हुए हैं प्रसेंजिता, और उसमें सब मैं देख रहा हूं कि पानी बिल्कुल भरा हुआ है। इस समय क्या हाल है? क्या अपने अपने पंप की व्यवस्था करके लोगों ने पानी निकाला और इस पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं सारे लोग? ये थोड़ा सा दुखद बात है क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा पूरे देश के लिए एक हेरिटेज बन गया है, आजकल इंटेंजिबल हेरिटेज है ये। और आधा से ज्यादा जगह दुर्गा पूजा में कोलकाता के आसपास कुछ जगह पे प्रतिमा भी खराब हो गया, पंडाल भी खराब हो गया। लोगों ने अपने पूरी ताकत लगा के जगह को साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। डर इस बात की है कि एक दूसरा लो प्रेशर का सिस्टम बे ऑफ बंगाल में हो चुके हैं, तो इसका अगर कोई असर आज शाम को या कल हो जाए तो मुश्किल है। लेकिन लोग पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स है लगे हुए हैं। ठीक है, दुखद बात यह है कि पूजा की पहले इतनी बारिश संभालना मुश्किल है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये संभालना मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये जो आप कह रहे हैं कि आज शाम में भी उसका असर हो सकता है, तो कम से कम ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब कम से कम नगर निगम और बाकी विभाग सोए हुए नहीं रहेंगे जैसे पहले सोए हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसेंजिता जुड़ने के लिए और जानकारी और विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन की बात है जन जन की।